हेलो गाइस, इस चैनल पे मैंने तुम्हें कई बारी इंडियन अर्बन लेजेंड या फिर फोक टेल्स के बारे में बताया है। ऐसा नहीं है कि ये स्टोरीज हमें सिर्फ इंडिया में ही मिलती हैं। जब फोक लोर की बात आती है तो जापान को लिटरली टॉप में माना जाता है एंड यहाँ के सुपर नेचुरल क्रीचर्स को कहा जाता है योकाई। योकाई का मतलब होता है मिस्टीरियस बीइंग्स, कुछ स्कैरी, कुछ वियर्ड और कुछ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग। आज की वीडियो में हम जापान के 10 मोस्ट फेमस योकाई के बारे में बात करेंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों में से भी कई सारे लोगों ने इन योकाई का नाम या तो सुना होगा या फिर आपने इन्हें देखा होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। बेक तानुकी। अगर आपने कभी डोरेमोन या सिंचैन देखा है तो आपने एक वियर्ड सा डॉग या फिर रकून जैसा कैरेक्टर देखा होगा जो अपनी ट्रिक से सबको बेवकूफ बना देता है। कार्टून में वो कैरेक्टर काफी फनी लगता है और देखने वाले सोच लेते हैं कि शायद कार्टून को थोड़ा कॉमिक टच देने के लिए उस कैरेक्टर को ऐड किया गया होगा, लेकिन जो चीज वहां एक कॉमेडी एलिमेंट थी वो असल जिंदगी में एक क्रीपी और एंशिएंट क्रीचर है जिसे जापान में बेक दानुकी कहा जाता है। बेक दानुकी कोई नॉर्मल जानवर नहीं होता है, वो तानुकी यानी जापानीज रैकून डॉग का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन होता है। पर जब उसके साथ बेक वर्ड जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है रूप बदलने वाला, एक मिस्चीवियस शेप शिफ्टर जो इल्यूजन्स क्रिएट करके लोगों को कंफ्यूज करता है। उसके पास ऐसी शेप शिफ्टिंग पावर्स होती हैं जिससे वो किसी भी इंसान, जानवर या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बेक दानुकी का पेट थोड़ा सा निकला हुआ होता है, जैसे कोई हैवी बेली कैरी कर रहा हो। उसकी छोटी छोटी आंखें होती हैं और शार्प क्लॉज। ये क्रीचर्स जनरली हार्मलेस होते हैं एंड देखने में फनी भी लगते हैं, लेकिन कई बार वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है क्योंकि ये अक्सर अपनी ट्रिक्स से लोगों के साथ प्रैंक करते हैं, जो कि कुछ बार एक्सट्रीम लेवल तक भी चले जाता है। और ये चीज़ सिर्फ बेक दानुकी तक सीमित नहीं है। जापानीज फोकलोर में ऐसे कई शेप शिफ्टर्स हैं जैसे कि कित्सुने यानी फॉक्स स्पिरिट, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद को किसी भी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके रह सकते हैं। इनके बारे में एक बात बड़ी फेमस है कि ये कभी कभी किसी पर्टिकुलर पर्सन की फैमिली मेंबर का रूप ले लेते हैं और उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करके बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कित्सुने, बेक तानुकी और असली तानुकी ये तीनों ही एक कॉमन एबिलिटी शेयर करते हैं, जो कि है रूप बदलने की कला। एक शेप शिफ्टर को समझना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। आपको लगता है कि आप जिस इंसान की बात कर रहे हो वो आपका दोस्त है, लेकिन क्या पता वो कोई और हो। जापान के रूरल एरियाज में बेक दानुकी से जुड़ी हुई कई क्रीपी फोकलोर सुनने को मिलती हैं। वहां के लोग मानते हैं कि जब कोई तानुकी 100 साल का हो जाता है तो उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं और फिर वो बन जाता है बेक दानुकी। जापानीज लोगों का मानना है कि बेक दानुकी सूखे पत्तों को गोल्ड कॉइन्स में बदल सकता है और लोग उन पत्तों को खुशी खुशी घर ले जाते हैं इस डिल्यूजन में कि वो पत्ते नहीं बल्कि गोल्ड हैं कॉइन्स के। इफ यू गाइस आर थिंकिंग कि ये सिर्फ एक फोकलोर है जो सिर्फ जापान में ही पॉपुलर है, देन जस्ट वेट, क्योंकि हमारे इंडिया में भी ऐसी कई कहानियां हैं जो सेंचुरीज से चलती हुई आ रही हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने भी कभी ना कभी या तो टीवी में, सीरियल्स में या फिर कभी कभी अपने नाना नानी से इच्छाधारी नाग के बारे में सुना ही होगा। एक इच्छाधारी सांप के पास भी वही शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज होती हैं, जैसे वह अपने आप को किसी भी इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म करके अपना रिवेंज पूरा कर सकता है। इंडिया में इसी बिलीफ को लेकर बहुत सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज बन चुके हैं जिनका पूरा कॉन्सेप्ट ही शेप शिफ्टिंग के अराउंड घूमता है, जहां एक सांप एक औरत का रूप लेकर अपने दुश्मन से रिवेंज लेती है। एंड स्पेशली विलेज एरियाज में तो लोग आज भी ये मानते हैं कि कुछ ऐसे जानवर एग्जिस्ट करते हैं जो रूप बदल सकते हैं।
ऑनरियो। ऑनरोय का मतलब होता है कि एक रेतफुल स्पिरिट जो कि मौत के बाद भी रेस्ट पे नहीं जाती है। एंड ये वो आत्मा होती है जिन्हें अपनी लाइफ टाइम में या तो धोखा मिला हो या फिर जुल्म करा गया हो उनके ऊपर, या फिर उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में किसी तरह का इनजस्टिस फील करा होता है और फिर वो स्पिरिट्स वापस लौट आती हैं बदला लेने के लिए। जापानीज फोकलोर में ऑनरियो का जिक्र हेयान पीरियड से मिलता है, जब लोग मानते हैं कि अगर किसी इंसान के साथ जिंदगी में इनजस्टिस होता है तो उसकी आत्मा शांति नहीं पाती और वो दूसरे लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकालने या रिवेंज लेने लौट आती है। जापान में ऑनरियो का कॉन्सेप्ट इतना डीप है कि कभी कभी तो लोग कोर्ट में भी अपने क्राइम्स स्पिरिचुअल पनिशमेंट के डर से कन्फेस कर देते हैं। ऑनरियो कोई नॉर्मल भूत या भटकती आत्मा नहीं होती। ये स्पेशली उन औरतों के रूप में ज्यादा डिपिक्ट होती है जिनको रिलेशनशिप में धोखा मिला हो या जिनकी डेथ किसी वायलेंट इंसिडेंट की वजह से हुई हो। उनकी आत्मा पूरी तरह से ग्रज, गुस्से और दर्द से भरी होती है और वो वापस इस दुनिया में सिर्फ एक मिशन के लिए आते हैं, जो है बदला। ऑनरियो के कॉन्सेप्ट पे काफी आइकॉनिक हॉरर मूवीज भी बनी हैं, जैसे कि द ग्रज और द रिंग, जहां एक रैथफुल स्पिरिट्स को काफी हॉन्टिंग तरीके से दिखाया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी क्रीपी पास्ता पार्ट 1 वाली वीडियो देखी तो आप लोगों को पता होगा कि उनमें से एक मूवी में ऑनरॉय का जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। एंड अगर आप लोगों ने मेरी क्रीपी पास्ता वाली सीरीज नहीं देखी है देन यू शुड गो चेक इट आउट, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग मूवीज़ के बारे में बात करी है। ऑनरियो के बारे में सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि वो अपना रिवेंज सिर्फ उस इंसान तक सीमित नहीं रखते जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई हो, बल्कि कभी कभी वो उनके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और इवन आस पास के इनोसेंट लोगों को भी टारगेट करते हैं। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि जैसे ही उसका बदला कंप्लीट हो जाता होगा तो वो शांत हो जाती होगी, देन यू आर टोटली रॉन्ग। क्योंकि ऑनरियो की आत्मा इतनी इंटेंस ग्रीफ और रेज से भरी होती है कि जैसे जैसे उसका रिवेंज कंप्लीट होता है वैसे वैसे वो और ज्यादा पावरफुल बन जाती है और उसका गुस्सा कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। जापान में कई ऐसे हॉन्टेड स्पॉट्स हैं जहां पे लोगों ने ऑनरियो जैसे एंटिटीज को देखने का क्लेम किया है। एक काफी फेमस स्टोरी है ओइवा सान की, जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर जापानीज पर्सन जानता है। ओइवा एक समुराई लेमन की वाइफ थी, लेकिन उसका पति नफरत लायक था। लेमन चोरी करता था, झूठ बोलता था और अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था। ही वॉज अ कंप्लीटली सेल्फिश मैन। एक दिन जब ओइवा के फादर को लेमन की सच्चाई का पता चला तो लेमन ने उन्हें मार दिया और ओइवा से झूठ बोल दिया कि किसी ने उसके पिता को रास्ते में ही खत्म कर दिया था। आफ्टर सम टाइम ओइवा मां बनी, लेकिन बच्चा होने के तुरंत बाद ही उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी, जिसकी वजह से लेमन उससे दूरी बनाने लगा। लेमन के पड़ोस में ही एक डॉक्टर और उसकी ग्रैंड डॉटर साथ में रहते थे। उस ग्रैंड डॉटर को लेमन से प्यार था और वो लेमन से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके और लेमन के एक होने के बीच में एक इंसान आ रही थी। वो थी ओइवा। ओइवा को रास्ते से हटाना जरूरी था, इसलिए उसने ओइवा को एक ऑइंटमेंट के रूप में पॉइजन दिया। उनका प्लान था ओइवा के चेहरे को बर्बाद कर देना ताकि लेमन उससे नफरत करने लगे। आफ्टर सम टाइम पॉइजन का इफेक्ट इतना हॉरिफिक हो गया था कि ओइवा का चेहरा धीरे धीरे डिसफिगर होने लगा था। उसके बाल झड़ने लगे थे और उसका चेहरा एक ऐसे नाइटमेयर में बदल गया था जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो। जब ओइवा ने अपने आप को पहली बार मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उसके लिए अपने ही चेहरे को देख पाना नामुमकिन हो गया था। वो पूरी तरह से टूट गई थी और इसीलिए
उसने अपनी जिंदगी को ख़त्म कर दिया, लेकिन मरने से पहले उसने लेमन को एक श्राप दिया। एक ऐसा श्राप जो कि उसकी जिंदगी को तबाह कर देने के लिए काफ़ी था। ओइवा के मरते ही लेमन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और उसने जल्दी ही उस डॉक्टर की ग्रैंड डॉटर से शादी कर ली। बट ऑन द फर्स्ट नाइट आफ्टर देयर वेडिंग, ओइवा के ऑनरॉय ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया था। उसने सबसे पहले उस डॉक्टर की ग्रैंड डॉटर को मारा एंड देन लेमन को डरा डरा के मेंटली टॉर्चर किया। ओइवा की स्टोरी पे काफ़ी सारे काबुकी प्लेस और मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर उसकी कहानी का जिक्र रिस्पेक्ट से ना करो तो अनहोली चीज़ें होने लगते हैं तुम्हारे साथ। इनफैक्ट जब भी जापान में कोई डायरेक्टर ओइवा पे मूवी बनाता है तो सेट पे कोई ना कोई एक्सीडेंट ज़रूर होता है। ऑनरॉय का लुक भी एकदम हॉन्टिंगली स्पेसिफिक होता है। एक वाइट बरियल किमोनो, लॉन्ग ब्लैक वेट हेयर और एक लाइफलेस फेस जहां आंखों में सिर्फ गुस्सा और दर्द छुपा होता है। जापान में लोग आज भी मानते हैं कि अगर आप किसी इंसान की लास्ट विश को इग्नोर कर दो या उसे धोखा दे दो तो वो एक दिन ऑनरॉय बन के जरूर लौटेगा, और तब न कोई मंत्र काम आएगा न कोई तावीज। नोपेरा बो। हम सभी लोगों ने मेरे चैनल पे ही नहीं पर अपनी जिंदगी में भी कई तरह के हॉरर क्रीचर्स देखे हैं, जैसे कि ज़ॉम्बीज हो गए, वैम्पायर्स हो गए, भूत हो गए। यानी जो सभी हॉरर आइडेंटिटीज होती हैं ये सभी एक दूसरे से दिखने में काफी ज्यादा अलग होते हैं। लेकिन हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस थिंग कि अगर किसी हॉरर आइडेंटिटी का चेहरा ही ना हो तो वो भला कैसा दिखेगा? नोपेरा बो जापान का फेमस फेसलेस घोस्ट है जो सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाकर लोगों को पूरी तरह से डरा देता है। नोपेरा बो या फेसलेस घोस्ट जापानीज फोकलोर का एक ऐसा योकाई है जो मोस्टली नॉर्मल इंसान के रूप में अपेयर होता है और किसी नॉर्मल हॉरर योकाई की तरह लोगों को डराकर उन्हें परेशान नहीं करता। नोपेरा बो पहले तो इंसानों की तरह बात करता है, लोगों की हेल्प करता है, उन्हें गाइड करता है, और जैसे ही वो लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं वो अपना चेहरा स्लोली वाइप कर देता है एक ऐसे टेरिफाइंग मोशन में जैसे वो अपनी स्किन को इरेज कर रहा हो, और फिर सामने होता है एक स्मूथ प्लेन चेहरा जिसमें ना आंखें होती हैं, ना नाक, ना जुबान, एकदम प्लेन एक्सप्रेशनलेस चेहरा। ये बस आपके सामने आएगा एंड आपको डरा देगा। नोपेरा बो के बारे में सबसे पहले बार 18th सेंचुरी के जापानीज फोकलोर एंड लेफकैडियो हर्न के लिखे गए अकाउंट्स में मेंशन हुआ था, स्पेशली एक कहानी मुजीना में, जहां एक आदमी रात के समय रोड के किनारे बैठी एक लड़की को देखता है जो बिना रुके रो रही होती है। उसका रोना इतना इंटेंस होता है कि वो आदमी उसकी हेल्प करने के लिए रुक जाता है। वो उसे बार बार समझाता है कि रात के वक्त ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है और पूछता है कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। लेकिन जैसे वो लड़की पीछे मुड़ती है, इट वॉज हार्ड टू बिलीव एज शी हैड नो आइज, नोज और माउथ, एंड फ्रॉम हेयर द टेरर ऑफ नोपेरा बो बिगेन। जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा डेजा वू फील हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये क्रीचर कहीं ना कहीं किसी ना किसी शो में तो देखा है, एंड फिर मुझे याद आया कि मैंने कहाँ देखा था। डोरेमोन का एक एपिसोड जहाँ नोबिता एक फेसलेस घोस्ट से मिलता है जिसका फेस कंप्लीटली स्मूथ था। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि एक फनी कार्टून मोमेंट है, काइंड ऑफ छोटी सी हॉरर कॉमेडी। लेकिन अब समझ आया कि जापान में नोपेरा बो की फोकलोर कितनी फेमस है कि बच्चों के कार्टून्स तक में उसे दिखाया गया है। मतलब एक फोकलोर जो सेंचुरीज पुरानी है वो पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है अब। और ये चीज़ इस बात को प्रूव करता है कि नोपेरा बो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक कल्चरल इम्प्रिंट है जो हर जगह जापानीज जनरेशन में किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट रहा है।
रोको रोको बी का नाम ही उसकी हॉरर आइडेंटिटी को परफेक्टली जस्टिफाई करता है, क्योंकि रोको रोको बी 2 जापानीज वर्ड को मिलाकर बना है। रोकुरो जिसका मतलब होता है पुली, जैसे वेल में बाल्टी खींचने के लिए यूज होती है, दैट काइंड ऑफ, और कुबी का मतलब होता है नेक। रोको रोको बी अपने गर्दन को अननेचुरल लेंथ तक स्ट्रेच कर सकती है। ये यूजुअली दिन भर एक नॉर्मल हाउस होल्ड लेडी की तरह बिहेव करती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है इसकी गर्दन अपने आप ही लंबी हो जाती है और बिना बॉडी मूव किए सिर्फ अपनी फेस की मदद से, सिर्फ अपनी गर्दन की मदद से वो आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करती है, उन्हें स्टॉक करती है, ऑब्जर्व करती है और कभी कभी तो उनके ऊपर अटैक भी कर देती है। रोको रोको बी का पहला मेंशन ईडो पीरियड के लिटरेचर और यूकियो ई आर्ट में मिलता है, जब जापान में सुपर नेचुरल बीइंग्स को विजुअल आर्ट के जरिए रिकॉर्ड किया जाता था। कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि रोको रोको बी किसी कर्स का नतीजा होती थी, लाइक किसी लेडी ने अपने पास्ट लाइफ में कोई बड़ा पाप किया हो एंड उसे एज अ पनिशमेंट ये रूप मिला हो। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इनमें से कई औरतें अपने नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल अनअवेयर होती हैं कि वो रोको रोको बी बन चुकी हैं। उन्हें ये सब तब तक पता नहीं होता जब तक कोई उनका ये सीक्रेट रात के अंधेरे में देख न ले। कुछ वर्जन में तो ये भी बताया गया है कि रोको रोको बी अपने नेक एक्सटेंशन के थ्रू दूसरों को स्केयर करने के अलावा उनकी लाइफ फोर्स सक तक कर देती हैं। ये उनके सपने में घुसकर उन्हें मेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं। रुको रुको बी का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ पुरानी कहानियां या फिर फोकलोर तक ही सीमित नहीं है। इसका जो इन्फ्लुएंस है वो आज भी मॉडर्न पॉप कल्चर में काफी ज्यादा इजीली दिख जाता है। अगर आप नारुतो के फैन हो तो आपने ओरोचिमारू जरूर नोटिस किया होगा, एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी गर्दन को सरपेंट लाइक मोशन में स्ट्रेच कर सकता है। उसकी ये मिस्टीरियस एबिलिटी डायरेक्ट रेफरेंस है रोको रोको बी के मिथिकल ट्रेट्स का। नॉट जस्ट नारुतो बल्कि कई जापानीज एनिमे एंड कार्टून्स में भी रोको रोको बी को इनडायरेक्टली विजुअलाइज करा गया है। इसलिए हम में से कई लोग इन जापानीज योकाई के बारे में जानते हैं, इन्हें देखा है, बस हमें इनके नाम नहीं पता एंड वी हैड नो आइडिया हाउ हार्मफुल दे वर। If I tell you this thing कि एक पुराना छाता, एक रिमोट, एक कंट्रोलर, एक पुरानी बाइक या फिर एक पुराना चाकू एक आत्मा बन सकती है, तो would you believe me? I'm pretty sure कि most of you will just laugh at this statement, लेकिन जापानीज लोगों के लिए ये एक मजाक नहीं है, क्योंकि हमारे सोच में हमेशा यही रहता है कि मरने के बाद, किसी लिविंग बीइंग के मरने के बाद ही वो आत्मा बनते हैं। लेकिन जापान की फोकलोर्स इस थिंकिंग से मैच नहीं करते। सुकोमोगामी एक ऐसे कॉन्सेप्ट का नाम है जहां 100 साल पुरानी ऑब्जेक्ट्स में अपने आप जान आ जाती है। यस, ऐसी चीजें जो हमेशा नॉन लिविंग होती हैं, अगर उन्हें सालों तक इस्तेमाल किया जाए, निगलेक्ट किया जाए या उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाए तो वो गुस्सा हो जाती हैं और बन जाती हैं सुकोमोगामी। ये कोई नए जमाने की कहानी नहीं है, बल्कि 10th सेंचुरी की हेइन पीरियड से इसका जिक्र मिलता है। उस समय के जापानीज लोग मानते थे कि हर ऑब्जेक्ट में एक स्पिरिचुअल एसेंस होता है और अगर किसी चीज को 100 साल तक रखा जाए तो उसमें एक आत्मा बस जाती है। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह होती है कि इन स्पिरिट्स का नेचर बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कुछ सुकोमोगामी सिर्फ लोगों के साथ मजाक करते हैं या फिर उनसे बदला लेने के लिए उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन कुछ तो इंसानों तक को भी मार देते हैं। एक पॉपुलर टेल के मुताबिक कासा ओबाके नाम का एक पुराना फटा हुआ छाता था जिसमें जान आ गई थी और वो रात में लोगों के पीछे पड़ जाता था। उसकी एक आंख होती थी और एक लंबी जुबान और वो हवा में उड़कर सीधा इंसानों पर अटैक करता था। यहाँ तक कि जापानीज आर्ट और स्क्रोल्स में भी सुकोमोगामी के फॉर्म्स को डिपिक्ट किया गया है, जिसमें झाड़ू, केटल, चम्मच, फूटॉन्स, इन सभी के स्पिरिट फॉर्म्स को दिखाया गया है। एंड इफ यू गाइस आर स्टिल थिंकिंग कि ये बस ऐसे ही जापानीज स्क्रिप्ट्स में लिखा होगा क्योंकि इससे पहले आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना, सो लेट मी टेल यू कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, क्योंकि ईयर 2016 में रिलीज हुई इंडियन हॉरर मूवी
1920 लंदन के एक सीन में एक्स लवर बदला लेने के लिए लीड एक्ट्रेसेस को नेकलेस गिफ्ट करता है जिसमें एक आत्मा कैप्चर होती है जो बाद में हॉरर अनफोल्ड करती है। ये कॉन्सेप्ट भी वही हिंट करता है कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में स्पिरिट का आना कोई नामुमकिन नहीं है। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि ये मूवी सिर्फ फिक्शन है तो एनाबेल का रियल लाइफ केस मत भूलना। एनाबेल कोई फिल्म नहीं थी बल्कि एक एक्चुअल डॉल थी जो अब भी वॉरेन कपल के ऑकल्ट म्यूजियम में लॉक्ड है। उस डॉल में एक डीमन का वास था जो लोगों को फिजिकली हर्ट करती थी। बिल्कुल इसी तरह से द रिंग मूवी का कॉन्सेप्ट भी एक कर्स्ड VHS टेप के अराउंड था जिसमें एक लड़की की आत्मा फंस गई थी और जो भी उस टेप को देखता था उसकी मौत फिक्स होती थी। तुम्बाड़ जैसे इंडियन हॉरर मूवीज में भी इस कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लोर किया गया है जहां एक संदूक या वस्तु में आत्मा घुस जाती है। पर ये सभी कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत या फिर ऐसे ही हवा में नहीं होती हैं क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में भी मरने के बाद लोगों के कपड़ों को या फिर उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स को मरे हुए ही आदमी के साथ या तो जला दिया जाता है या फिर भेज दिया जाता है ताकि उनकी बची कुची एनर्जी भी हमारा जो ये रेल्म है उसमें ना फंस जाए एंड उनकी यादें या फिर उनकी किसी तरह की हॉन्टिंग यहाँ ना रह जाए। ये सिर्फ एक संस्कार नहीं, ये प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन फ्रॉम मेकिंग दोज आइटम्स टर्न इनटू समथिंग अलाइव। त्सुकोमोगामी की तरह ही हमारे इंडियन कल्चर में भी मान्यता है कि हर वस्तु में एनर्जी होती है और जब वो एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो वो चीजें जीवित हो जाती हैं। जोरो गुमो। नाउ आई एम प्रीटी श्योर ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हुई होगी कि कभी कभी तुम्हें कोई लड़की इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि तुम चाह कर भी उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पाते हो। उसकी बातें, उसका अंदाज, उसकी हर एक छोटी चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा मैजिकल लगती है। लेकिन क्या हमेशा ये जादू, ये मैजिक सिर्फ प्यार का ही होता है या फिर क्या कभी कभी इस मैजिक के पीछे, इस जादू के पीछे कोई और चीज़ भी छुपी हो सकती है? एक ऐसा सच जिसका नतीजा हार्ट ब्रेक नहीं, सीधा मौत तक ले जाता है। जोरो गुमो के साथ एक ऐसी जापानीज योकाई जो अपनी खूबसूरती से आदमियों को फंसाती है और फिर उन्हें कभी लौटने नहीं देती। जोरो गुमो का मतलब होता है बाइंडिंग ब्राइड या एंटेंगलिंग वुमेन और ये नाम ही काफ़ी है उसके नेचर को समझने के लिए। लेजेंड्स के हिसाब से ये एक स्पाइडर स्पिरिट होती है जो 400 साल पुरानी मकड़ी के रूप से इवॉल्व होती है। जब एक स्पाइडर 400 साल तक जिंदा रहती है तो वो सुपर नेचुरली एक हाफ वुमेन और हाफ स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जोरो गुमो एक एक्सट्रीमली सेडक्टिव और ग्रेसफुल वुमेन के रूप में दिखाई देती है, लेकिन अंदर से उसका असली रूप एक जाइगैंटिक मॉन्स्टरस स्पाइडर का होता है। ये क्रीचर अपने जाल से इंसेक्ट्स को नहीं बल्कि इंसानों को भी फंसाती है और फिर धीरे धीरे उनका खून चूसकर उन्हें खत्म कर देती है। जोरो गुमो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में मोस्ट ऑफ द टाइम उन जगहों पर रहती थी जहां लोग ट्रैवलिंग के दौरान आराम करने के लिए रुकते थे, जैसे कि म्यूजिकल टी हाउसेस या जंगल के किनारे या फिर वाटरफॉल्स के स्पॉट्स। जोरो गुमो एक ब्यूटीफुल लेडी की तरह स्वीट वॉइस में बात करते हुए या फ्लूट के धुन में लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। फिर जब भी आदमी उसकी खूबसूरती में खो जाते थे तो वो उन्हें अपने साथ ले जाती थी, वाटरफॉल के पास या किसी जंगल के अंदर जहां से वो इंसान फिर कभी नहीं लौट पाता था। ईडो पीरियड के एक बहुत पुरानी किताब तोनोए गुस्सा में एक इंसिडेंट मेंशन है जिसमें एक यंग वॉरियर के सामने एक सुंदर लड़की आती है जिसकी एज लगभग 19 से 20 साल की थी और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। उस लड़की ने उस बच्ची से कहा, वो जो सामने खड़ा है वो तुम्हारे फादर है, जाओ गले लग जाओ उनसे। पर यह लड़की कुछ अजीब थी। वॉरियर ने उसकी आंख में कुछ गलत देखा और बिना वक्त गवाए उसने लड़की पर तलवार से वार किया। वो लड़की वहां से चीख कर भाग गई और छत के ऊपर छुप गई। अगले दिन जब लोगों ने वहां तलाशी ली तो छत पर एक जाइगैंटिक जोरो गुमो मिली
और उस जुरोगुमो के आसपास कई सारे इंसानों की लाशें बिछी हुई थी। जापान के इज़ू सिटी में एक वाटरफॉल है, जोरेन फॉल्स, एंड अकॉर्डिंग टू जापानीज फोकलोर जोरेन फॉल्स ही जुरोगुमो का घर है। जोरेन फॉल्स से रिलेटेड एक स्टोरी बहुत फेमस है कि एक बार एक आदमी उस वाटरफॉल के पास आराम कर रहा था तो उसके पैर में किसी ने जाल लपेट दिया एंड फिर उसे पानी में खींचने लगा। लेकिन उस आदमी ने चालाकी दिखाते हुए पास ही एक पेड़ की एक लकड़ी को उस जाल से बांध दिया और अपनी जान फिर बचा ली। इस इंसिडेंट के बाद से लोकल्स आज भी उस वाटरफॉल के पास अकेले जाने से डरते हैं। जुरोगुमो की स्टोरी मुझे हमारे इंडियन कल्चर के याक्षिनी की याद दिलाती है। जैसे कि रूरल इंडिया में कहा जाता है कि याक्षिनी तुम्हें अपनी खूबसूरती में फंसाएगी एंड फिर तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। याक्षिनी भी सेम जुरोगुमो जैसी सिडक्टिव होती हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार की स्पिरिट ही होती हैं जो मोस्टली यंग मैन को टारगेट करती हैं। दोनों ही कल्चर्स में एक चीज कॉमन है, ब्यूटी एंड डेथ का मेल। एंड अगर आपको याक्षिनी के बारे में और जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो पक्का देखिएगा। इसीलिए अगर कभी किसी अनजान जगह पे तुम्हें कोई फ्रेंडली लड़की मिल जाए और वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगे या फिर तुमसे कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगे तो हमेशा ये चीज़ मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई फिल्मी या फिर बॉलीवुड वाला प्यार हो रहा है। हो सकता है कि वो रोमांस तुम्हारी लास्ट मेमोरी बन जाए। अगर तुम लोगों ने ये इमोजी कभी अपने कीबोर्ड में देखी है देन देयर इज अ हाई चांस कि तुम्हें तेंगू के बारे में पता है, क्योंकि तेंगू कोई कार्टून या फिर कॉमिक कैरेक्टर नहीं है बल्कि जापानीज फोकलोर का एक रियल मिथिकल योकाई है जिसका ओरिजिन बहुत ही ज्यादा पुराना है और उसकी कहानी इतनी ज्यादा लेयर्ड है टू बी ऑनेस्ट कि मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हो मे बी। और मेन कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि क्या तेंगू एक विलन है या फिर एक प्रोटेक्टर है। और ये कंफ्यूजन सिर्फ हमारी नहीं है या फिर आपकी और मेरी नहीं है, ये कंफ्यूजन जापान की बहुत सारी जनरेशंस की रही है। क्योंकि पहले तो लोग तेंगू से डरते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन में लोग तेंगू को टेम्पल में रख के उसकी पूजा करते हैं। तेंगू वर्ड का मतलब होता है हेवनली डॉग, लेकिन आयरॉनिकली इसका डॉग से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट इसका एवोल्यूशन हुआ है गरुड़ा से, जैसे वही गरुड़ा जैसे हिंदू माइथोलॉजी में विष्णु जी का वाहन माना जाता है। जापानीज स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के थ्रू जब इंडिया से कॉन्सेप्ट्स जापान पहुंचे तो गरुड़ा का एक डिस्टॉर्टेड वर्जन बना विच इज नोन एज तेंगू। इसलिए तेंगू को एक ऐसा फ्लाइंग क्रीचर माना जाता है जिसके पास विंग्स होते हैं एंड वो माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट में रहता है। उसके रेड फेस, शार्प आइज और लंबी नाक के पीछे छुपी होती है एक अजीब सी क्लेवरनेस। इनिशियली तेंगू की पहली इमेज एज ट्रबल मेकर एंड ध्यान भंग करने वाली स्पिरिट की थी। बुद्धिस्ट मॉन्क्स जब पहाड़ों में मेडिटेशन करते थे तो ऐसे कई इंसिडेंट्स लिखे गए थे जहां तेंगू ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया है, कभी उनके सामने इल्यूजन्स लाकर, कभी वियर्ड आवाज़ों से उनका कंसंट्रेशन तोड़कर। कुछ मॉन्क्स ने लिखा है तेंगू उनके ड्रीम्स में आता था एंड उनके अंदर एरोगेंस या प्राइड जगाता था, जो कि बुद्धिज्म में सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डाउनफॉल माना जाता है। इन्हीं रीजंस की वजह से तेंगू को पहले एक मारा यानी ईगो का राक्षस माना जाता था। तेंगू से रिलेटेड एक और डिस्टर्बिंग चीज कुछ पुराने टेक्स्ट में मेंशन है कि तेंगू कुछ लोगों को किडनैप करता था, स्पेशली उन मॉन्क्स को जो अपने स्पिरिचुअल पाथ से भटक जाते थे। एक बार एक मॉन्क जंगल में गया और 2 हफ्ते तक गायब रहा। जब वो वापस लौट कर आया तो उसने बताया कि एक रेड फेस्ड विंग क्रीचर ने उसे माउंटेन्स में ले जाकर कैप्चर कर लिया था और उसे टॉर्चर करता था, वो ये बोलते हुए कि जब तक उसके अंदर से प्राइड नहीं निकलेगा वो उसे नहीं छोड़ने वाला। इसलिए कई लोग मानते हैं कि तेंगू इंसानों के एरोगेंस और ईगो का टेस्ट कराता है, लेकिन तेंगू का नेचर सिर्फ एक टॉर्मेंटर का नहीं है। कई लोग ये भी मानते हैं कि अगर कोई इंसान अपने फ्लॉज को जेन्युइनली समझ पाए, अपने अंदर के ईगो को तोड़ पाए, तो तेंगू उसे नॉलेज भी देता है। लेकिन ये नॉलेज मिलता है सिर्फ उनको जो अपने आप को फूल नहीं समझते, पर उन्हें इस बात का भी रियलाइजेशन होता है कि वो सब कुछ नहीं जानते। ये कॉन्ट्राडिक्टिंग नेचर ही तेंगू को और ज्यादा लेयर्ड बनाता है, क्योंकि ये एक टीचर भी हो सकता है
और एक टॉर्मेंटर भी। जापान के अलग अलग रीजन्स में तेंगु के मल्टीपल फॉर्म्स और उनसे जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं। हर जगह लोग उसे किसी अलग इमोशन के साथ जोड़ते हैं। कहीं लोग उसे फियर के रूप में देखते हैं, तो कहीं रिस्पेक्ट के रूप में, एंड कहीं उसकी डिवोशन भी करते हैं। तेंगु मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं, करासु तेंगु एंड यामाबुशी तेंगु। करासु तेंगु यानी क्रो तेंगु, जिसका चेहरा और फीचर्स एक क्रो जैसा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। ब्लैक विंग्स, शार्प क्लॉज और एक बर्ड लाइक फेस। ये वर्जन ज्यादा वायलेंट माना जाता है। ये वो तेंगु है जो लोगों को मिसजज करता है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है और कभी कभी तो मार भी देता है। दूसरी तरफ है यामाबुशी तेंगु, जो एक मॉन्क लाइक फिगर है, जिसकी लॉन्ग नोज उसके ईगो और प्राइड का रिप्रेजेंटेशन है। आज भी जापान के कई टेंपल्स में आपको यामाबुशी तेंगु के मास्क मिल जाएंगे, जिसे लोग प्रोटेक्शन और स्पिरिचुअल विजडम का सिंबल मान के पूजा करते हैं। नूरे ओना। इमेजिन करो तुम समुंदर के किनारे वॉक कर रहे हो। वहां ठंडी हवा चल रही है और तभी तुम्हें वहां एक औरत दिखाई दे जिसकी अपर बॉडी तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, एक ब्यूटीफुल जापानीज वुमेन जैसी, लेकिन उसका जो लोअर बॉडी है वो एक लंबे सांप की तरह है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये है नूरे ओना, एक मिथिकल क्रीचर जो जापानीज फोकलोर का हिस्सा है। नूरे का मतलब होता है वेट और ओना का मतलब होता है वुमेन। लोग कहते हैं कि ये क्रीचर्स मोस्टली रिवर साइड्स, लेक्स या सी शोर के आसपास दिखते हैं, पर उसकी सबसे ज्यादा साइटिंग्स जापान के क्योशो आइलैंड के पास रिपोर्ट की गई है। नूरे ओना के बारे में सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि वो कभी भी अकेले नहीं होती। उसके हाथ में हमेशा एक बेबी होता है, एक ऐसा बेबी जिसे देखकर कोई भी इंसान इमोशनल हो जाए। वो किसी ट्रैवलर या फिशरमैन से हेल्प मांगती है कि थोड़े देर के लिए इस बेबी को पकड़ लो, एंड जैसे ही कोई उस बच्चे को अपने हाथ में लेता है, सडनली उसे फील होता है जैसे उसने कोई पत्थर उठा लिया हो। बेबी धीरे धीरे हैवी होता जाता है और फिर उस पर्सन को लगता है कि उसका पूरा बॉडी जाम हो गया हो, अनेबल टू मूव। दैट्स द मोमेंट नूरे ओना रिवील्स हर ट्रू फॉर्म। उसके लॉन्ग स्नेक लाइक टेल पानी से बाहर निकलती है और वो अपनी लंबी जुबान से उस पर्सन का ब्लड सक करने लग जाती है। एक पेनफुल और स्लो डेथ मिलती है फिर उस इंसान को। कुछ वर्जन में यह भी कहा गया है कि वो अपने विक्टिम्स की बॉडी को ड्राउन कर देती है विद चाइल्ड, एंड वो बॉडी कभी नहीं मिलती। उसका चेहरा कभी तो एक इनोसेंट वुमेन की तरह लगता है, तो कभी एक वुमेन श्रीकिंग डिमोनिक फेस की तरह दिखता है उसका चेहरा। ऐसा कहा जाता है कि ये क्रीचर अपने आप को इंटेंशनली एक नॉर्मल जापानीज वुमेन की तरह ट्रांसफॉर्म करता है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकें। और जो बेबी वो उठाए होते हैं वो रियल नहीं होता, बल्कि एक ट्रैप होता है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये फोकलोर जापानीज लोगों को वार्न करता है कि हर स्ट्रेंजर हेल्प के लायक नहीं होता, स्पेशली जब वो हेल्प एक अकेले ट्रैवलर से मांगी जाए, और वो भी किसी औरत के रूप में। क्रीपी बात यह है कि नूरे ओना का ओरिजिन अब तक क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक यूरेई है। यूरेई मीन्स अ काइंड ऑफ घोस्ट जो किसी बिट्रेयल के बाद मार दी गई थी और अब हर इंसान से रिवेंज लेना चाहती है वो। दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि वो एक योकाई है, एक सुपर नेचुरल एंटिटी जो नेचर से डीपली कनेक्टेड है और जो ह्यूमंस के ब्लड को सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए यूज करती है। एक और डिस्टर्बिंग थ्योरी ये भी है कि नूरे ओना अकेले काम नहीं करती, वो समुंदर के और भी एंशिएंट और टेरिफाइंग स्पिरिट्स के साथ मिलकर काम करती है, जिसे ओमी बोजू कहते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक जब नूरे ओना तुम्हें बचा देती है
तब वो सिर्फ तुम्हें वीकन कर रही होती है, और जैसे ही तुम उस ट्रैप में फंस जाते हो तब उमी बोजू पानी के अंदर से निकलता है और तुम्हें समुंदर के अंदर ड्रैग कर देता है। कुची साके ओना जापान के सबसे ज्यादा हॉन्टिंग अर्बन लेजेंड्स में से एक है, जिसका नाम का मतलब होता है स्लिट माउथेड वुमन। इसका ओरिजिन 17th सेंचुरी के हेइन पीरियड से जुड़ा हुआ है, जहां ये कहा जाता है कि एक समुराई की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, पर साथ ही थोड़ी ईगोइस्टिक भी थी। वो लोग कहते हैं कि उसका अफेयर चल रहा था किसी और के साथ, और जब समुराई को इस बात का पता चला तो उसने गुस्से में उसकी शक्ल को बर्बाद कर दिया। उसने अपनी पत्नी के चीक्स को दोनों तरफ से ब्लेड से चीर दिया और कहा, अब बता, अब कौन तुझे खूबसूरत बोलेगा। और वहीं से एक नई डरावनी रूह का जन्म हुआ, कुची साके ओना। आज भी कई लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने कुची साके ओना को देखा है। वो रेड कलर का कोट पहनती है विद लॉन्ग ब्लैक हेयर, और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज ये है कि उसके फेस पे एक सर्जिकल मास्क रहता है, जिसमें से उसकी आंखें दिख रही होती हैं पर मुंह छुपा हुआ होता है। वो मोस्टली डिजर्टेड स्ट्रीट्स में दिखाई देती है, स्पेशली रात के अंधेरे में जब रास्ता बिल्कुल सुनसान हो जाता है। वो अपने विक्टिम्स के पास आके एक ही सवाल पूछती है, वाताशी कीरे, यानी क्या मैं खूबसूरत हूं। अब सुनने में तो सिंपल लगता है ये चीज, लेकिन तुम्हारा जवाब तुम्हारी मौत डिसाइड करेगा। अगर तुमने हाँ बोला तो वो अपना मास्क उतार देगी। जहां तुम देखोगे उसके मुंह के दोनों साइड के चीक्स फटे हुए हैं, जिससे एक डिस्टर्बिंग मॉन्स्ट्रस स्माइल बनाती है। उसके बाद वो फिर से पूछती है, और अब? अगर तुमने दोबारा हाँ बोला तो वो अपने सिजर से तुम्हारा मुंह भी वैसे ही कर देगी, और अगर नहीं बोला तो तुम तुरंत वहीं मार दिए जाओगे। यहाँ सबसे ज्यादा क्रेजी और क्रीपी बात यह है कि तुम चाहे आंसर में कुछ भी बोलो, जैसे ही तुमने मुंह खोला तुम्हारा मरना तय होता है। लेकिन लोगों ने इस लेजेंड के अगेंस्ट एक छोटी सी ट्रिक डेवलप की है। अगर आप उसे एक ऐसा जवाब दो जो उसे कंफ्यूज दे दे, जैसे कि नॉर्मल या एवरेज, तो वो कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, और वही टाइम होता है जब विक्टिम्स अपनी जान बचा के वहां से भाग जाएं। लेकिन मॉडर्न अर्बन लेजेंड्स रीटेलिंग में लोगों ने कुची साके ओना से बचने का एक और तरीका निकाल लिया है, विच इज मेजरली डिराइव्ड फ्रॉम एनिमे एंड मांगा, जिसमें अगर तुम उसे हार्ड कैंडीज ऑफर करो, स्पेशली बेकोआमे जैसी ट्रेडिशनल जापानीज कैंडीज, तो उन्हें देखते ही उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है। कुची साके ओना की कहानी सिर्फ एक फोकलोर नहीं है, बल्कि उसका इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड इंसिडेंट्स में भी देखा गया है। जापान के अलग अलग रीजन्स में इसी स्टोरी के अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि 1979 में जापान के गीफू प्रीफेक्चर स्टेट के अंदर कई स्कूल्स टेम्परेरली क्लोज कर दिए गए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक मास्क्ड वुमेन को देखा है जो उनका पीछा कर रही थी। ये सिर्फ एक दो लोगों का हेलुसिनेशन नहीं था, बल्कि एक मास हिस्टेरिया बन गया था। ये पुलिस तक इस मैटर में इन्वॉल्व हो गए थे, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रियल वुमेन जिसका चेहरा सर्जिकल एक्सीडेंट में स्लिट हो गया था, वो लोगों के सामने मास्क पहन के घूमती थी। ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न कुची साके ओना मिथ उसी वुमेन की इमेजरी से इंस्पायर हुआ है। लेकिन सबसे चिलिंग थ्योरी ये है, कुची साके ओना कोई एक आत्मा नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव रेज का रूप है। उन सभी औरतों की स्पिरिट का ग्रुप जिनकी जिंदगी बिट्रेयल, अब्यूज या एसिड अटैक से बर्बाद हुई थी, जिन्हें सोसाइटी ने नॉट ब्यूटीफुल कह के रिजेक्ट कर दिया था, या उनका दर्द
कभी सुना ही नहीं गया था। वो सभी औरतें एक मास्क पहने हुए मॉडर्न लुक में वापस आई हैं, जो सोसाइटी से एक सवाल पूछना चाहती हैं, क्या मैं अब भी सुंदर हूं? ये सवाल सिर्फ आउटर ब्यूटी पर नहीं है, बल्कि एक औरत की आइडेंटिटी, ट्रॉमा और वैलिडेशन का रिप्रेजेंटेशन भी बन जाता है। इसलिए कुछ लोग इस लेजेंड को एक सोशल एलेगोरी भी मानते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि एक औरत सिर्फ अपने चेहरे से जज की जाती है, और अगर उसके फीचर्स परफेक्ट ना हो तो सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देती है। मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि अगर तुम लोगों ने इस पूरी लिस्ट में किसी और योकाई के बारे में सुना हो या ना सुना हो, तुमने कैपा के बारे में पक्का सुना होगा। कुछ क्रीचर्स या स्टोरीज ऐसी होती हैं जो बस हॉरर मूवीज के लिए बनाई गई होती हैं, बट सम स्टोरीज आर रियल कि वो एक कल्चर का पार्ट बन जाती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि जंगल में लायन होता है, पानी में क्रोकोडाइल होता है, लेकिन जापान में बचपन से ही एक और नाम सुनाया जाता है, वो है कापा या फिर कप्पा का। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इंडिया और नेपाल के लोग येटी को सच मानते हैं, वैसे ही जापान के लोगों के लिए कप्पा एक अर्बन लेजेंड नहीं, बल्कि एक फोक लोर ट्रुथ है। ये क्रीचर इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि ऑलमोस्ट हर जापानीज कार्टून में कप्पा पर एक डिटेल्ड एपिसोड बनाया जाता है, और ये इस बात का प्रूफ है कि जापान के जनरेशंस इस क्रीचर को सिर्फ एक कहानी नहीं मानते, बट दे बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस ऑल्सो। कैपा या कप्पा को रिवर चाइल्ड भी कहा जाता है। ये एक एम्बिग्यूअस योकाई है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर 3 डिफरेंट क्रीचर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ लगता है, लाइक फ्रॉग जैसी स्लाइमीनेस, टर्टल का शेल और मंकी जैसे हाथ पैर। आई एम प्रीटी श्योर आपने कैपा को कहीं ना कहीं पहले देखा ही होगा इफ यू वॉच एनिमे। उसकी स्किन अक्सर मॉइस्ट होती है, कलर ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन, और उसके पीठ पर एक हार्ड शेल होता है जो उसे पानी में कंफर्टेबली मूव करने में मदद करता है। पर जो चीज़ इस क्रीचर को सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है वो है उसके सर के ऊपर का एक छोटा सा पानी से भरा हुआ बाउल जैसा स्ट्रक्चर, जहाँ से उसका लाइफ फोर्स ओरिजिनेट होता है। अगर ये सारा ड्राई हो जाए या इसका पानी गिर जाए तो कप्पा या तो पावरलेस हो जाता है या फिर मारा जाता है, और इसी वजह से ये क्रीचर अपने सर के ऊपर एक लीफ रखता है। बाहर से ये क्रीचर कितना भी कार्टूनिश क्यों ना लगे, इसका असली नेचर काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। कई क्लासिकल ईडो पीरियड्स के टेक्स्ट में ये मेंशन है कि कप्पा इनोसेंट बच्चों को रिवर साइड से खींचकर पानी में ले जाता है और उन्हें डुबा देता है। कभी कभी ये एडल्ट्स को भी टारगेट करता है। और कप्पा से जुड़ा हुआ सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट है द कॉन्सेप्ट शिरिकोदामा। जापानीज बिलीफ के मुताबिक हर इंसान की बॉडी के अंदर, स्पेशली एनस के अंदर, एक मिथिकल एनर्जी बॉल होती है जिसे शिरिकोदामा कहते हैं। कप्पा का ऑब्सेशन होता है उस बॉल को निकालना, और वो लोगों को ड्राउन करके उस बॉल को फोर्सिबली एक्सट्रैक्ट करता है। ये एस्पेक्ट इतना डार्क है कि ट्रेडिशनल फोकलोर में भी इसे काफ़ी क्रीपी माना गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कप्पा हर वक्त डेंजरस ही होता है। कई स्टोरीज में उसका नेचर एग्रेसिव दिखाया गया है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी है जहां उसने इंसानों की मदद भी की है। और इन स्टोरीज के अकॉर्डिंग अगर तुम कप्पा से पोलाइटली बिहेव करो, उसे रिस्पेक्ट दो और उसे क्यूकम्बर ऑफर करो, तो वो तुम्हें हार्म नहीं करता। इनफैक्ट वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। कई फोक टेल्स में कप्पा ने लोगों के खोए हुए सामान को वापस भी किया है, कुछ इंजर्ड ट्रैवलर्स का इलाज भी किया है, और कभी कभी तो लाइफ सेवर भी बना है वो। जापान के कुछ एरियाज में आज भी लोग क्यूकम्बर पर अपना नाम लिखकर नदी में डालते हैं ताकि कप्पा उनके साथ दोस्ती बनाए और उन्हें परेशान न करे। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जापानीज क्विजीन में क्यूकम्बर रोल्स को कप्पा माकी कहा जाता है। कप्पा से रिलेटेड सबसे ज्यादा रियल लाइफ साइटिंग्स जापान के तोनो टाउन में मिलती है।
इसी टाउन में एक रिवर है जिसका नाम है कप्पा बुच्ची, यानी कप्पास पूल, जहां आज भी लोग क्यूकम्बर चढ़ाते हैं, प्रेयर्स करते हैं और बिलीव करते हैं कि इससे कप्पा शांत रहेगा। सरप्राइजिंगली कुछ सेंचुरीज पुराने जापानीज टेक्स्ट जैसे काई योकाई देनेत्सु और वकान सानासाई जोई में कप्पा को एक इंटेलिजेंट क्रीचर के रूप में भी दिखाया गया है। लेजेंड्स के मुताबिक वो हर्बल मेडिसिन, बोन सेटिंग और बेसिक फर्स्ट एड जानता था। बिलीव इट और नॉट, कुछ फोक टेल्स में लिखा है कि कप्पा ने अपनी ये नॉलेज कई लोगों से शेयर भी की, बस कंडीशन ये थी कि तुम्हें उससे पहले रिस्पेक्ट देना होता है, यूजुअली क्यूकम्बर के थ्रू। इट्स हार्ड टू बिलीव कि एक क्रीचर जो इतना वायलेंट और डार्क हो सकता है उसे इतनी ज्यादा नॉलेज भी होगी, बट मे बी दैट्स व्हाट मेक्स इट इवन अनप्रेडिक्टेबल। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर तुम कप्पा का ट्रस्ट जीत लो तो वो तुम्हारा लाइफ लॉन्ग एलाय बन जाता है, ऐसा प्रोटेक्टर जो सिर्फ इमरजेंसी में ही तुम्हारे सामने आएगा। मॉडर्न जापान में कप्पा एक कल्चरल मैस्कॉट भी बन चुका है। रेलवे साइंस, टाउन पोस्टर्स और पब्लिक सेफ्टी कैंपेन्स में कप्पा को एक फन कैरेक्टर की तरह यूज किया जाता है। कई स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि कप्पा की स्टोरीज इसलिए बनाई गई थी ताकि छोटे बच्चों को पानी से दूर रखा जा सके। एंड सेम एज येटी, आज तक कप्पा की भी एग्जिस्टेंस का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। तो ये थे जापान के 10 मोस्ट फेमस योकाई। एंड अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इन योकाई को कहीं और रिकॉग्नाइज करा था, जैसे कि एनिमे हो गया, कार्टून हो गया या फिर शोज हो गया, देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी और योकाई के बारे में वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो दैट लिस्ट इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, और मैं उसके बारे में रिसर्च करके तुम्हें वीडियो बना के दे दूंगा। बट टिल देन आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी गाइस, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।